हम लोग बात कर रहे थे आपका 337 इस सेक्शन की बात चल रही थी। तो सीआरपीसी में सेक्शन 300 था, 300 सबसेक्शन 3 या 337 सबसेक्शन 3 यहां तक बात हुई थी। और 337 सबसेक्शन 3 या 300 सबसेक्शन 3 ये कह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति है जो किसी ऐसे कार्य के लिए विचारित किया गया है जो परिणाम भी उत्पन्न करता है, लेकिन जिस समय उसका विचारण हुआ था उस समय परिणामों का उत्पन्न होना न्यायालय को ज्ञात ही नहीं था, यह परिणाम उत्पन्न ही नहीं हुए थे। दोनों में से कोई दशाएं हैं, या तो परिणाम उत्पन्न नहीं थे या परिणाम का उत्पन्न होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। तो दोनों ही दशाओं में भले ही पूर्व में उसका विचारण ऐसे अपराध के लिए हो चुका है जिसका वो परिणाम है, तो भी परिणाम के उत्पन्न होने पर उसे पुनः विचारित किया जा सकेगा। शर्त सिर्फ इतनी कि वो पूर्व के विचारण में दोष सिद्ध हुआ हो, दोष मुक्त नहीं। क्योंकि परिणाम के आने पर आप उसे परिणाम के लिए विचारित करना चाहते हैं और परिणाम उसी काम का है। तो यदि वो काम के किए जाने के संबंध में ही दोष मुक्त किया गया है तो विचारण एक निरर्थक एक्सरसाइज यह सिद्ध होगी। क्योंकि जब काम उसने किया यह अगर सिद्ध होता तो वो दोष मुक्त होता ही नहीं, तब वो सिद्ध दोष होता। इसलिए आपसे कहा गया था कि 300 सबसेक्शन 3 या 337 सबसेक्शन 3 की दशा में ये जरूरी है कि पूर्व में किए गए काम जिसके परिणाम के संबंध में अभियुक्त को बाद में विचारित करने का प्रयत्न यह हो रहा है, उसके संबंध में उसे सिद्ध दोष ही होना चाहिए, वो दोष मुक्त नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा है तो परिणाम के उत्पन्न होने पर उसे दोबारा विचारित किया जा सकेगा। लेकिन यहां पर भी शर्त लगी है कि यदि परिणाम का उत्पन्न होना उस समय न्यायालय को ज्ञात नहीं था, जिस समय काम को किए जाने के लिए उसने दोष सिद्ध किया था। यहां से इन्फ्रेंस निकल रहा है कि परिणाम आ चुका था और न्यायालय को ज्ञात भी था परिणाम का आ जाना, लेकिन परिणाम के लिए फिर भी उसे विचारित नहीं किया गया। तो फिर बात वहीं आ जाती है कि जब तक ऐसी दोष सिद्धि प्रवर्तन में है, क्योंकि दोष मुक्त अगर हो गया तब तो पहली ही कंडीशन ने विचारण को रोक दिया, लेकिन अगर दोष सिद्धि भी हुई है तो भी उसे परिणाम के लिए विचारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शर्त लगी हुई है सेक्शन में। और जो शर्त लगी है वो इंप्लाइडली कुछ लिख देती है सेक्शन में। शर्त को जब पूरे प्रभाव में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा मानो सेक्शन में विवक्षित रूप से कुछ बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए अगर परिणाम आए थे तो जरूरी यह है कि परिणाम का आना न्यायालय को प्रथम कार्य के लिए दोष सिद्ध करते समय या तो ज्ञात नहीं होना चाहिए और या परिणाम आए ही ना हो। यह हम लोगों ने 300 सबसेक्शन 3 में देखा था। अब 300 सबसेक्शन 4 की बात चलनी है या 337 सबसेक्शन 4 की बात चलनी है। वो ये कहता है कि जो व्यक्ति किन्हीं कार्यों से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोष मुक्त या दोष सिद्ध किया गया है, उस पर ऐसी दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के होने पर भी उन्हीं कार्यों से बनने वाले और उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है यदि वह न्यायालय जिसके द्वारा उसका पहले विचारण किया गया था उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया जाता है। यानी एक अपराध एक
कुछ तथ्यों से मिलकर बना, उसका विचारण हो गया और उसका विचारण सक्षम न्यायालय ने किया, दोष सिद्ध हो गया, व्यक्ति दोषमुक्त हो गया, चाहे स्थिति कुछ भी रही, लेकिन उन्हीं तथ्यों से कोई अन्य अपराध भी बनना है। 323, 504, 506, 452 भारतीय दंड संहिता, इनके अंतर्गत दंडनीय अपराधों को करने का अभियोग एक व्यक्ति के विरुद्ध लगा। मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने उसको विचारित किया और दोषसिद्ध या दोषमुक्त कर दिया। कालांतर में पता यह लगता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये अपराध किए गए थे वो अनुसूचित जाति से संबंध रखता था, और अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले व्यक्ति के साथ इस प्रकार के अपराध करना यह स्वयं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय नहीं है, दंडनीय नहीं है। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को अपमानित करने के प्रयोजन से उसके साथ इस प्रकार के अपराध करना उस अधिनियम के अंतर्गत भी अपराध को गठित करता है। आपको मालूम है कि पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ताकत है। हम पूर्व के सेक्शन कोड कर रहे हैं 173(8), जो वर्तमान में संभवतः 193(8) हो गई होगी। पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, पाया यह गया है कि 323, 504, 506 ये तो हुआ ही था। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, इसके अंतर्गत भी अपराध हुआ था जिसका विचारण नहीं किया गया, क्योंकि संबंधित न्यायालय मजिस्ट्रेट का था और वो न्यायालय उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम था ही नहीं। SC/ST एक्ट, इसके अंतर्गत अपराध के विचारण के लिए विशेष न्यायालय, इसका गठन किया गया है और उस अपराध का विचारण ये सिर्फ विशेष न्यायालय ही कर सकता था, इसलिए वो अपराध अविचारित रह गया। तो 337 सबसेक्शन 4, ये 300 सबसेक्शन 4 ये व्यवस्था दे रहा है कि यदि ऐसा हुआ है कि उन्हीं तथ्यों से किसी अन्य अधिनियम में भी अपराध का गठन हो रहा है, तो पूर्व के विचारण की दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवर्तन में रहते हुए इसी व्यक्ति का इन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध के लिए विचारण हो सकेगा। यानी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल युक्ति संगत ढंग से कानून का अधिनियमन यह हो रहा है, न पलड़ा इधर झुका है न पलड़ा इधर झुका है, और इसी को भारत के संदर्भ में, ठीक है, विधि शासन ये कहा गया है। रूल ऑफ लॉ हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में यही माना गया है जो अनुच्छेद 14 में समाहित है। हमारे अनुच्छेद 14 में विधि का शासन है लेकिन विधि का शासन वो नहीं है जो इंग्लैंड में डायसियन कॉन्सेप्ट के मुताबिक विधि का शासन समझा गया है। हमारे यहां विधि के शासन का अर्थ युक्ति का शासन, रीजन, इसका शासन यह माना गया है। तो ये युक्ति संगत है कि अगर तकनीकियों का फायदा उठाकर, अगर टेक्निकलिटीज का फायदा उठाकर आप किसी अपराध के दंड से बचना चाहते हैं तो उन परिस्थितियों को रेमेडाइट किया जाए और तकनीक का फायदा उठाकर या टेक्निकलिटीज का लाभ लेकर कोई न्याय
के सामने खड़ा होने से बचे नहीं। तो दोनों स्थितियां आपने देखी। अब 300 सबसेक्शन 5, ये 337 सबसेक्शन 5 कहता धारा 281 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की जिसके द्वारा वह उन्मोचित किया गया था या अन्य किसी ऐसे न्यायालय की जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। आपका 281 कहता क्या है? 281 आपका इसमें वारंट मामलों में, संबंध मामलों में, कुछ मामलों में कार्यवाही को रोक देने की शक्ति ये दे रहा है। कहता है परिवार से भिन्न आधार पर संस्थित, यानी पुलिस रिपोर्ट पर जो मामले संस्थित हुए और संबंध मामले हैं उनमें कुछ मामलों में, किन मामलों में लिखा नहीं, ठीक है। तो कुछ मामलों में, जिन मामलों में उचित समझे। अब उचित किन मामलों में समझा जाए, इस संबंध में बेर में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया। और जब कानून में इस प्रकार की खामी होती है कि बेर में कोई मार्गदर्शन उपलब्ध न हो तो केस ला। इस संबंध में केस ला हमें नहीं मालूम कि क्या कह रहे हैं कि किन दशाओं में मजिस्ट्रेट को शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, और जब नहीं मालूम तो कुछ बोलने से लाभ नहीं। इसलिए बेर को ऐसा समझ लीजिए। और वैसे भी मेरी भूमिका आपको कानून बताने की है। मेरी भूमिका आपके सामने सब कुछ रेडीमेड में रख देने की नहीं है। आपको इतना बताना पर्याप्त है। इसके बाद आप कानून के विद्यार्थी खुद ढूंढिए कि केस क्लास में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी स्थितियां बताई हैं या नहीं बताई हैं। लेकिन हां, बेर बताना मेरा दायित्व है। तो कहता कुछ दशाओं में, तब जबकि मामला परिवार से भिन्न आधार पर संस्थित है, और परिवार से भिन्न आधार पर संस्थित मामला, पुलिस रिपोर्ट इसी पर संस्थित मामला यही होगा। क्योंकि मामलों के संस्थित होने की जो प्रक्रियाएं हैं वो या तो परिवाद है या पुलिस रिपोर्ट, इसके अलावा तीसरा तरीका ही नहीं है। जब परिवार से भिन्न आधार पर संस्थित कर दिया तो मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है। उन दशाओं में हां, एक चीज और हो सकती है, उसने सुमोटो संज्ञान लिया हो, ठीक है। क्योंकि परिवाद डिफाइंड है सीआरपीसी में, 2D में परिवाद चूंकि डिफाइंड है, और सुमोटो जब न्यायालय संज्ञान लेगा तो वो परिवाद की श्रेणी में नहीं माना है, क्योंकि परिवाद की परिभाषा में वो चीज शामिल नहीं है। इसीलिए संभवतः पुलिस रिपोर्ट शब्द के प्रयोग से यहां बचे हैं। इसका मतलब रीजनिंग वही है जो 244 में इन शब्दों के प्रयोग के पीछे है कि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित, क्योंकि वहां भी सुमोटो संज्ञान के मामले छूट जाएंगे अगर आपने परिवाद पर संस्थित इन शब्दों का प्रयोग कर लिया। कहां? 244 में। और वही दशा यहां बन जाएगी। कहां? 258 या 281 में, कि अगर आप शब्द प्रयोग कर देंगे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित, ठीक है, तो जो सुमोटो संज्ञान लिया गया है उस पर 281 एप्लीकेबल बचेगी ही नहीं, क्योंकि फिर आपने शब्द प्रयोग स्वयं कर लिया। इसीलिए टेक्निक के तौर पर यहां पर शब्द प्रयोग ये नहीं है कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित, बल्कि उन्होंने क्या कहा? परिवाद पर संस्थित मामलों से भिन्न मामले हैं। और जो परिवाद पर संस्थित मामलों से भिन्न मामले ये कह दिया तो दोनों मामले इसमें आ गए, जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हैं और जिनमें मामले का संज्ञान स्वयं न्यायालय ने ले लिया। उन दशाओं में कार्यवाही को रोक देने की शक्ति प्राप्त है, और कार्यवाही को रोक देने की शक्ति इसके संबंध में स्वयं सेक्शन लिख रहा है कि अगर कार्यवाही इस प्रकार रोकी गई तो उसका प्रभाव क्या होगा? उन्मोचन, ठीक है। तो अगर कार्यवाही रोककर
न्यायालय को, ठीक है, न्यायालय ने अभियुक्त को उन्मोचन प्रदान किया है, तो उसी न्यायालय के द्वारा या वो न्यायालय जिसका अधीनस्थ है उसकी अनुमति से, यानी या तो इस न्यायालय की अनुमति हो जिसने इस प्रकार कार्यवाही रोकी थी, क्योंकि वो तो एक प्रिजाइडिंग अफसर ने रोकी होगी ना, दूसरा प्रिजाइडिंग अफसर आया, वो अनुमति दे सकता है कि इस मामले में विचारणा दोबारा चलना चाहिए। और जो इसका अपीलेट कोर्ट है वो भी इस प्रकार की अनुमति दे सकता है। ये बात इसलिए रखी गई क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कार्रवाई उन मामलों में रोक दें जिनमें लोकहित में कार्रवाई का रोका जाना ठीक नहीं है। इसलिए बाद में जब सुपरवाइज हो, देखा जाए तो पता लगे कि इस मामले को रोका जाना ठीक नहीं था। इसलिए दोबारा से भले ही कार्रवाई रोक दी गई थी, 281 के अधीन उन्मोचन दे दिया गया था इस न्यायालय की अनुमति से जिसने उन्मोचन दिया, या ये जिसका अधीनस्थ है उस न्यायालय की अनुमति से दोबारा विचारण अभियुक्त का किया जा सकेगा। ये 337 सबसेक्शन 5 और 337 सबसेक्शन 6 हम लोगों ने खूब चर्चा की है 337 सबसेक्शन 1 के साथ, इसलिए उसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है और स्पष्टीकरण की भी चर्चा हो चुकी है कि स्पष्टीकरण के माध्यम से विधायिका ने इस सेक्शन के लिए दोष मुक्ति क्या है ये स्वयं बता दिया, और इसे बताना जरूरी इसलिए हो रहा था, अन्यथा दोष मुक्ति का अर्थ कन्वेंशनल सेंस में निकाला जाता, और अगर दोष मुक्ति का अर्थ कन्वेंशनल सेंस में निकाला जाता तो पारंपरिक तौर पर दोष मुक्ति की जो प्रक्रिया है यानी विचारणा, उसके अलावा अगर अभियुक्त को किसी अन्य ढंग से दोष मुक्ति प्राप्त हुई होती, जैसे क्षमादान, जैसे अपराध का शमन, जैसे लोक अभियोजक द्वारा अभियोग को वापस लिया जाना, ठीक है, तो फिर उन दशाओं में अभियुक्त का दोबारा विचारणा संभव हो जाता, उस पर सेक्शन 300 लागू नहीं होता और एक इफेक्टिव प्रोटेक्शन ये अभियुक्त को हासिल नहीं होता, और इसकी जो वजह बनती, इसका जो बायस बनता वो प्रक्रिया विधि होती है। और जबकि अभियुक्त और कंप्लेनेंट दोनों भारत के नागरिक हैं और दोनों का, ठीक है, राज्य पर या ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट है या जो इंडियन स्टेट है उस पर समान अधिकार है और दोनों को उससे समान संरक्षण की अपेक्षा है। इसलिए यहां पर उन्होंने लिख दिया कि परिवाद का खारिज किया जाना और अभियुक्त का उन्मोचन इस धारा के लिए दोष मुक्ति नहीं है। निगेटिवली उन्होंने दोष मुक्ति को यहां परिभाषित कर दिया कि इसके सिवा अभियुक्त की दोष मुक्ति यदि हुई है तो किस ढंग से हुई है, आप ढंग पर कोई ध्यान नहीं देंगे, बस दोष मुक्ति हुई है, दैट इज सफिशिएंट। ही कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर दैट स्पेसिफिक ऑफेंस। तो ये आपका 300 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सबसेक्शन के सहित। ये बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है और काफी टफ भी है, और एक बार समझ लें तो फिर टफ कुछ नहीं बचता। सारी चीजें टफ इसीलिए लगती हैं क्योंकि कॉन्सेप्शन उनके बारे में ठीक नहीं है आपका। अगर कॉन्सेप्शन ठीक है तो फिर सारी चीजें आसान लगती हैं। और इसके बाद दृष्टांत दिए हैं और आपसे बार बार कहा गया है कि दृष्टांतों की प्राधिकारिता ठीक उतनी है जितनी उपबंध की प्राधिकारिता है। स्टैट्यूट में जो दृष्टांत दिए गए हैं वे उसी ढंग से अथॉरिटेटिव हैं
जिस ढंग से सेक्शन अथॉरिटेटिव है, जिस ढंग से सेक्शन का पालन होगा, ठीक उसी ढंग से दृष्टांत का भी पालन होगा, क्योंकि दोनों का सोर्स एक है, दोनों एक ही जगह से आए हैं, दोनों का अधिनियमन स्वयं विधायिका ने किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपका अधिनियमन स्वयं भगवान ने किया है, आपको स्वयं भगवान ने बनाया है। जब आपको स्वयं भगवान ने बनाया तो फिर आपकी प्राधिकारिता नीची नहीं हो सकती। ठीक है, जिसे स्वयं भगवान ने बनाया है, ठीक है, पूरी सृष्टि स्वयं भगवान ने बनाई, तो फिर उसकी प्राधिकारिता बहुत उच्च है। तो ऐसे ही है कि यहां स्वयं दृष्टांत विधायिका ने बनाया है। आप जो उदाहरण दे रहे हैं, यह न्यायालय जो जिस उदाहरण का प्रयोग कर रहा है विधायन के क्षेत्र में, वो सेकंड ग्रेड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक विधायन लेजिस्लेचर का डोमेन है और वहां उन्हीं की सर्वोच्चता है और दृष्टांत उन्हीं के द्वारा आया है। इसलिए इसको जरूर देखेंगे और ये अपने आप जरूर पढ़ लेंगे। कहता काका विचारण सेवक की हैसियत में चोरी करने के आरोप पर किया जाता है और वह दोष मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, सेवक की हैसियत में चोरी करने के आरोप पर जब तक दोष मुक्ति प्रवृत्त रहे, उस पर सेवक के रूप में चोरी के लिए या उन्हीं तथ्यों पर केवल चोरी के लिए या आपराधिक न्यासभंग के लिए बाद में आरोप नहीं लगाया जा सकता। आप जिस समय किसी के नौकर हैं, उस समय नौकर हैं, जिस समय आप उसकी नौकरी में हैं तब नौकर है ना। रात में आप सीढ़ी लगा के घुस गए उसके घर में, अब सिर्फ चोर है, नौकर नहीं है। नौकरी आपकी रात में थी और ड्यूटी आवर्स में ही, जहां पर नौकरी थी वहां नहीं, दूसरी जगह पर सीढ़ी लगाकर आपने चोरी कर ली। ठीक है, यद्यपि आपको वहां तक जाने की सुविधा सेवक के नाते मिली थी, तो अल्टरनेटिव आरोप आप पर कायदे में 221 में लगना चाहिए था, या तो सेवक के रूप में चोरी करने का और विकल्प में चोरी करने का। ठीक है ना, अल्टरनेटिव लगना चाहिए था, आपने लगाया नहीं, तो 300 सबसेक्शन 1 ये तत्काल एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि 300 सबसेक्शन 1 या 337 सबसेक्शन 1 यही कह रहा था कि ना तो उस अपराध के लिए और ना ही उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए इस संहिता की धारा 243 के तहत, ठीक है ना, मीनिंग देयर बाय 221 के तहत आरोप लगाया जा सकता था और विचारण किया जा सकता था। तो आपका 337 सबसेक्शन 1 ने यहां ट्रायल बार्ड कर दिया, क्योंकि दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रवर्तन में है। अगला कह रहा है कि घोर उपाधि कारित करने के लिए काका विचारण किया जाता है और दोष सिद्ध किया जाता है, शत व्यक्ति तत्पश्चात मर जाता है। अब कार्य ऐसा है जो परिणाम पैदा कर रहा है, तो जिस समय कार्य के लिए आप विचारित हो रहे हैं उस समय यदि परिणाम पैदा नहीं हुए या परिणाम का पैदा होना न्यायालय को ज्ञात नहीं है, तो दोष मुक्ति और दोष सिद्धि प्रवर्तन में भले ही रहे, फिर भी तत्पश्चात आपका विचारण परिणामों के लिए किया जा सकेगा। ठीक है, आपराधिक मानववध के लिए काका पुनः विचारण किया जा सकेगा। कहता खाके आपराधिक मानववध के लिए का पर सेशन न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया जाता है और वह दोष सिद्ध किया जाता है। खाकी हत्या के लिए काका उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात विचारण नहीं किया जा सके। आपराधिक मानववध के लिए लगाया ना आपने, और आपराधिक मानववध ही तो हत्या है, आपराधिक मानववध ही तो हत्या बनेगा। हत्या उन्हीं तथ्यों से बनने वाला अपराध तो है। तो जब आपने आपराधिक मानववध के लिए आरोप लगाया था, उसी समय आपको हत्या का अनुकल्पिक आरोप यह लगाना चाहिए था, आपने नहीं लगाया। दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रवर्तन में आ गई
अब आप उसका तत्पश्चात हत्या के लिए विचारण करना चाहते हो, नहीं होगा, क्योंकि वही 337 सबसेक्शन 1 ठीक है उसे बार्ड कर देगा। तो आपका इसके बाद कहता है खा को स्वेच्छा उपाधिकारित करने के लिए का पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और दोषित किया जाता है। खा को स्वेच्छा से घोर उपाधिकारित करने के लिए का उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात विचारण नहीं किया जा सकता जब तक कि विचारण इस धारा की उपधारा 3 के अंदर ना आए, क्योंकि उपाधि की 8 किस्में ही घोर कहलाती है। उपाधि की 8 किस्में घोर कहलाती है। ये तो लिखा नहीं कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा कितने दिन में विचारण समाप्त किया जाएगा। हमारे यहां रिकॉर्ड बना है 13 दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर पास्को का मामला निर्णित करके सजा 13 दिन, ठीक है ना। ये तो लिखा नहीं है कि विचारण इतने जल्दी समाप्त नहीं किया जाएगा, ये तो नहीं लिखा, उल्टा लिखा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समाप्त किया जाएगा। अब तो मॉडल के तौर पर शासन की ओर से दबाव है कि मॉडल के तौर पर केस सेलेक्ट करें और हमें भी बताएं ताकि साक्ष्यों की अवेलेबिलिटी, वो तो ठीक है प्रोसिक्यूशन का काम है ना, साक्ष्यों की अवेलेबिलिटी हो सके मॉडल के तौर पर सेलेक्ट करें जब हीनियस ऑफेंस हो, कि बिल्कुल छोटे बच्चे के साथ अपराध है, ऐसा अपराध है कि समाज की आत्मा हिल गई है, तो मॉडल के तौर पर सेलेक्ट करें और उसमें 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन, इतने में पूरा विचारण पूरा करें। हो सकता है डेली सुनेंगे भाई 309 सीआरपीसी, वो तो रेगुलर सुनवाई की अपेक्षा करती है, ठीक है। जब स्थगन जरूरी हो तब मिलेगा। तो आप बताइए क्यों स्थगन चाहिए, ठीक है। ये तो कोई कारण नहीं कि साहब हमारे अन्य मुकदमे लगे हुए, तैयार करिए, ये आपने लिया क्यों, डिफेंस के लिए। हम आपसे ये थोड़ी कह रहे कि आरोप की विरचना अभी हम कर रहे हो, अभी हम साक्षी पेश कर रहे हो, आप क्रॉस एग्जामिन करो, आपको 1 दिन का समय मिल रहा, पर्याप्त है, करिए तैयारी। अच्छा, उपाधि की 8 किस्में घोर कहलाएंगी। अब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने उपाधि के लिए विचारण किया, अभियुक्त, अच्छा विवेचना कितनी देर में समाप्त होगी, तो पहली जो अपेक्षा है 24 घंटे में। जब 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त न हो तो प्रक्रिया, इसका मतलब पहली अपेक्षा क्या है, पहली अपेक्षा तो ये 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त हो, ठीक है। तो पहली अपेक्षा के अंतर्गत अन्वेषण सिर्फ 2 घंटे में समाप्त कर दिया गया। खराबी क्या है इसमें भाई, इसमें खराबी क्या है, कर दिया गया अन्वेषण समाप्त। और उस समय तक सिंपल इंजरी मेडिकल ऑब्जर्व कर रहा है, डॉक्टर सिंपल इंजरी ऑब्जर्व कर रहा है और उसने अपने पर्यवेक्षण में मरीज को अस्पताल में भर्ती कर रखा है। उसकी ओपिनियन ये है कि ये सिंपल इंजरी है, ठीक है। चार्जशीट आ गई, अगले दिन विचारण शुरू हो गया। भाई ये भी नहीं लिखा कि कॉपीज 1 दिन में तैयार नहीं होंगी, हो सकती है, हो गई। 207 की कंप्लायंस हो गई, मैं सीआरपीसी सेक्शन कोड कर रहा हूं, 207 की कंप्लायंस हो गई। अब तो शुरू होगा मामला शुरू हो गया और 8 दिन में समाप्त कर दिया गया, 10 दिन में समाप्त कर दिया गया। दोष सिद्धि या दोष मुक्ति जो होनी हो गई, ठीक है। दोष मुक्ति तो नहीं क्योंकि परिणाम पैदा कर रहा है, ठीक है, दोष मुक्ति नहीं बल्कि दोष सिद्धि हो गई, लेकिन किसके लिए, सिंपल इंजरी के लिए, सिंपल हर्ट के लिए। इंजरी तो नहीं कहना चाहिए, सिंपल हर्ट के लिए, क्योंकि इंजरी स्पेसिफिकली डिफाइंड है आईपीसी में, इसलिए आप इंजरी कहेंगे तो सेक्शन 44 पहुंच जाएगा आईपीसी का। इसलिए हर्ट जो शब्द है उपाधि के लिए वही उपयोग होना चाहिए। सिंपल हर्ट के लिए आप दोष सिद्ध हो गए। अब पता यह लगा कि डॉक्टर से गलती हो गई और पेशेंट ग्रीवियस इंजरी उसके थी और वो तीव्र पीड़ा
ठीक है, और असमर्थ रहा 20 दिन तक अपने सामान्य कामकाज को करने में, जब बाद में उसकी हड्डी टूटी पाई गई। ये जो 8 चोटें हैं हार्ट की, जो 8 किस्में घोर कहलाती है, उनमें से कोई एक उसे थी। ठीक है, अब फर्दर आएगी, अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा और सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएगी, अंतर्गत धारा 193(8) या 173(8). अब सवाल उठेगा विचारणा का, तो फिर आपका 300 सबसेक्शन 3 और सपठित 300 सबसेक्शन 4, क्योंकि ऐसा अन्य अपराध है जो उन्हीं तथ्यों से बन रहा है। ठीक है ना, तो आपका 300 सबसेक्शन 3 सपठित 300 सबसेक्शन 4, उसके मुताबिक विचारण तत्पश्चात हो सकेगा। आप देखें क्या कहता है, खा को स्वेच्छा से घोर उपतिकारित करने के लिए काका उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात विचारण नहीं किया जा सकेगा जब तक कि मामला इस धारा की उपधारा 3 के अंदर ना आ जाए। अगर 3 में आ गया तो विचारण होगा, 3 के अंदर नहीं आया तो नहीं होगा। 4 अनावश्यक बोल दिए हमने, तो 4 हटा दीजिए, 3 में अगर आ गया तो होगा, और वही हम भी कह रहे हैं, नहीं आया तब तो नहीं होगा। ठीक है, तो परिणाम का पैदा होना ज्ञात नहीं था न्यायालय को। ठीक है, अगर परिणाम का पैदा होना ज्ञात था तो नहीं होगा, तो 3 के अंदर अगर आ गया तो होगा। ठीक है, आगे कहता है, खा के शरीर से संपत्ति की चोरी करने के लिए का पर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वह दोषित किया जाता है, उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात का पर लूट का आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा। ठीक है, अगर ये बाद में पता लगा कि हिंसा का प्रयोग या बल का प्रयोग ये सब किया गया था संपत्ति को चुराने में, ठीक है, चोरी करने के लिए, चुराई गई संपत्ति को ले जाने के लिए, तो तत्पश्चात लूट का आरोप लगाया जा सकेगा। कहता है गा को लूटने के लिए का, खा और गा पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वे दोषित किए जाते हैं डकैती के लिए, उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात, ठीक है, आरोप भी लग सकेगा, विचारण भी हो सकेगा, क्योंकि डकैती का विचारण करने के लिए मजिस्ट्रेट का न्यायालय सक्षम ही नहीं था। ठीक है ना, डकैती का विचारण कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन। और मजिस्ट्रेट का न्यायालय लूट का विचारण करने के लिए सक्षम था, उन्होंने कर लिया। लेकिन बाद में पता लग रहा है कि डकैती हुई है, क्योंकि जो लोग लूट को दुष्प्रेरित कर रहे थे या मौके पर उपस्थित होकर सहयोग कर रहे थे, ये किसी भी ढंग से उनकी संख्या 5 हो गई थी, तो फिर मामला डकैती का हो गया। और चूंकि पिछला न्यायालय सक्षम न्यायालय नहीं था डकैती का विचारण करने के लिए, तो दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के प्रवर्तन में रहते हुए भी नवीन विचारण संभव है। ये 337 सबसेक्शन 1 to 6 है विद इलस्ट्रेशन। अब हम लोग बात करेंगे 301 या 338। कहता लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। कहता किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी न्यायालय में जिसमें वह मामला जांच विचारणा या अपील के अधीन है, किसी लिखित प्राधिकार के बिना हाजिर हो सकता है और अभिवचन कर सकता है। किसी ऐसे मामले में यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुदेश देता है, तो मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा और ऐसे अनुदिष्ट अधिवक्ता उसमें लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन कार्य करेंगे और न्यायालय की अनुज्ञा से उस मामले में साक्ष्य की समाप्ति पर लिखित रूप में तर्क पेश कर सकेंगे। देखिए है क्या, अभियोजन का संचालन इसे करने के लिए लोक अभियोजक इंपावर्ड है। कहां? सेक्शन 301 में। क्यों? इसलिए
क्योंकि प्राइवेट पर्सन अभियोजन का संचालन करने के लिए एम्पावर्ड क्यों नहीं है, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहली बात, लोक अभियोजक केवल वही व्यक्ति हो सकेगा जिसके पास एक विशेष अवधि का अनुभव है। अगर अभियोजन का संचालन आपको सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष करना है तो निश्चित वर्षों की जो प्रैक्टिस है ये जरूरी है। उसके बिना आप लोक अभियोजक नियुक्त ही नहीं हो सकते। और कागजों में तो व्यवस्था एकदम आदर्श है, यद्यपि व्यवहार में व्यवस्था उतनी आदर्श नहीं भी है। कागजों में तो व्यवस्था यह है कि जिला मजिस्ट्रेट और जिला न्यायाधीश, इनका पैनल जिन अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश करेगा केवल उन्हीं में से लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक ये नियुक्त किए जाएंगे। यद्यपि जिला न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट जितने अधिवक्ता लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए फॉर्म भरते हैं उन सबकी ही सिफारिश कर देते हैं। तो ये गलती जनपद न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट के पैनल द्वारा की जाती है। कानून में कहीं कोई खामी नहीं है। कानून ये चाहता है कि एकदम कॉम्पिटेंट आदमी स्टेट की ओर से प्रोसिक्यूशन करने आए, क्योंकि अगर वो कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है तो जो नुकसान होगा वो समाज का होगा, क्योंकि उसकी अपनी कमियों के कारण, उसके अपने विधिक ज्ञान में कमी होने के कारण अपराधी दंड से बचेंगे। और अपराधी का दंड से बचना यह समाज के अस्तित्व के लिए बेहद खतरनाक है। यह बहुत ही खराब बात है, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कानून यह चाहता है कि अभियोजन का संचालन प्राइवेट पर्सन की ओर से नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट पर्सन कल पंजीकृत अधिवक्ता यह भी हो सकता है, ठीक है, जिसका पंजीकरण कल हुआ है वो भी प्राइवेट पर्सन द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है कि आप अभियोजन का संचालन मेरी ओर से करो। और ऐसी दशा में अभियोजन को जबरदस्त नुकसान ये होने की गुंजाइश बनी रहेगी। दूसरी स्थिति, एक बड़ी स्वाभाविक बात है, जो जिसकी नियुक्ति करता है बेहद नीच लोगों को छोड़ दे, और बेहद नीच लोगों की बात भी नहीं होती, क्योंकि जो बेहद नीच है, नीच से भी पहले हम विशेषण लगा रहे हैं बेहद, ठीक है ना, बेहद नीच जो है उसे छोड़ दें, और जो बेहद नीच है वे अपवादिकी होते हैं। तो जिसने जिसकी नियुक्ति की है उसके मन में उसके प्रति एक स्वाभाविक निष्ठा ये पाई जाती है। और यही कारण है कि अगले सेक्शन, जो अगला सेक्शन है कौन सा, 302 सीआरपीसी है, जिसे 319 सीआरपीसी कहा जाएगा, नहीं 339 सीआरपीसी, उसमें मना करेगी लेजिस्लेचर कि अभियोजन का संचालन पुलिस अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाएगा। कौन से पुलिस अधिकारी? जिन्होंने अपराध के अन्वेषण में भाग लिया है, ठीक है ना, क्योंकि वे बायस्ड होंगे, ठीक है ना, वे अपने द्वारा किए गए अन्वेषण को सही ठहराने का प्रयास करेंगे, येन केन प्रकारेण, और यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी यह है न्याय हो। हमारी जिम्मेदारी यह नहीं है कि वादी जीते,
ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, क्योंकि हम स्टेट के पक्ष से खड़े हैं और स्टेट दोनों को संरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। दोनों उसी के नागरिक हैं। इसलिए इम्पार्शियल व्यक्ति ये प्रोसिक्यूशन का संचालन करे, इसके लिए लिखा गया है कि लोक अभियोजक ही मामले का संचालन करेगा। अब लोक अभियोजक ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, डी करेगा, इससे कोई मतलब नहीं हो सकता। इसलिए न्यायालय की भूमिका लोक अभियोजकों के संबंध में शून्य है। न्यायालय यह नहीं बताएगा कि उसके समक्ष विचारित होने वाला मामला किस लोक अभियोजक द्वारा संचालित किया जाएगा। नो, यू कांट टेल सच ए थिंग। कोई न्यायालय, कोई न्यायाधीश यह मांग नहीं कर सकता कि अमुक मामले में अमुक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाए। यह अधिकार शासन का है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव विंग का है, स्टेट के एग्जीक्यूटिव विंग का है। इसीलिए अभियोजन का प्रमुख जिला मजिस्ट्रेट है और जिला मजिस्ट्रेट के बिहाफ पर, ठीक है, जो लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक ये हैं, ये मामलों का संचालन न्यायालयों के समक्ष करते हैं। और किसी भी मामले का संचालन किसी भी लोक अभियोजक द्वारा कभी भी किया जा सकता है। यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से निर्देशित किया जाता है कि अमुक मामले का संचालन अमुक लोक अभियोजक करेगा या अमुक न्यायालय में लंबित समस्त मामलों का, ठीक है, संचालन अमुक लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा, तो वही करेगा। और किसी न्यायाधीश की इसमें कोई भूमिका नहीं। वो ये नहीं बता सकता, न्यायाधीश के पास सिर्फ एक लेटर पहुंचता है कि आपके न्यायालय में लंबित मामलों में अमुक लोक अभियोजक राज्य की ओर से, ठीक है, पैरवी करेंगे और बस बात खत्म हो गई। अब अगर कोई प्राइवेट पर्सन इंगेज होता है तो सेक्शन 301 यह कह रहा है कि लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन उसे काम करना होगा। अगर प्राइवेट पर्सन आ भी गया तो वो अभियोजन का संचालन नहीं कर सकता। ड्राइविंग सीट पर वो नहीं होगा। ड्राइविंग सीट पर न होने का कारण है, अक्सर होता यह है कि वादी और अभियुक्तगण इनमें समझौता हो गया और वादी और अभियुक्तगण मिलकर अभियोजन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये कहीं नहीं लिखा है कि वादी अगर साक्ष्य, ठीक है, पक्षद्रोही प्रकृति का देगा तो मामला छूट ही जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा है। साक्ष्य का मूल्यांकन होगा और उसके बाद भी सजा हो सकती है और स्वयं वादी के विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। तो अगर अभियोजन का संचालन प्राइवेट पर्सन के हाथ में गया, ड्राइविंग सीट पर वो आ गया, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक कोई पक्ष किन साक्ष्यों को परीक्षित कराएगा ये उसी का विशेषाधिकार है, वो तय करेगा। यद्यपि ये ठीक है कि सीआरपीसी के सेक्शन 311 के मुताबिक लाइक सेक्शन यहां भी है, न्यायालय को यह ताकत है कि न्याय के लिए जरूरी साक्षी वो स्वयं आहूत कर सकते हैं, लेकिन हर मामले में प्रैक्टिकली यह संभव नहीं होगा। इसलिए प्रथमतः प्राइवेट पर्सन्स को ड्राइविंग सीट पर आने से रोका गया है। आप ड्राइविंग सीट पर नहीं आ सकते। ड्राइविंग सीट पर आ जाने से यह तय करने का हक आपको मिलेगा कि हम कौन सा साक्षी पेश करेंगे और कौन सा साक्षी पेश नहीं करेंगे। ड्राइविंग सीट पर आप नहीं हो सकते, ठीक है। वो लोक अभियोजक ही होगा, क्योंकि लोक अभियोजक उसका संबंध किसी पक्ष से नहीं है, और जब उसका संबंध किसी पक्ष से नहीं है तो उससे न्याय की पूरी उम्मीद है।
यद्यपि ठीक है, प्रैक्टिकली व्यवहार में लोक अभियोजक रिश्वत लेकर अभियोजन को ही नुकसान पहुंचाते हैं, यह भी सही है। लेकिन हम अपवादों के आधार पर व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते। यूं तो रिश्वत लेकर जज भी मुकदमों को छोड़ रहे हैं, ठीक है, और रिश्वत न जज और वकील इसकी समस्या नहीं है, रिश्वत इस देश की समस्या है। इस देश में कोई किसी भी पद पर हो, वो रिश्वत लेना अपना धर्म और अधिकार मान रहा है। हम तो बड़े आश्चर्य में आते हैं। पहले लोग कहते थे, ज्यादा समय नहीं हुआ, दिनों दिन गिरावट है। हम जब छोटे थे तो लोग बाकायदा, हमें याद है, ये कहते थे कि हम गलत पैसे नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पत्नी बच्चे खराब हो जाएंगे। हमने खुद सुना है अपने कानों से, और आज कहते हैं कि हम रिश्वत लेंगे क्योंकि पत्नी बच्चे हैं। नहीं तो पत्नी बच्चे कहने आते हो कि रिश्वत जरूर लो। और रिश्वत का कोई संबंध आपकी तनख्वाह से नहीं है। तनख्वाह कितनी भी कम हो सकती है और व्यक्ति ईमानदार हो सकता है। हमारी अपनी कोर्ट में, नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो कोई भी सुन सकता है, एक है जिसकी तनख्वाह सबसे कम है और वो कोर्ट में आने वाली चाय भी नहीं पीता, खाना भी घर से लेकर आता है, कोर्ट की चाय भी नहीं पीता, ठीक है, और उसकी तनख्वाह सबसे कम है कोर्ट में, उससे कम तनख्वाह किसी की नहीं है, ठीक है। तो रिश्वत का कोई संबंध कभी भी आपकी तनख्वाह से नहीं है। तनख्वाहें करोड़ों कर दो तो भी तुम्हें रिश्वत लेनी तो तुम लोगे ही, और तनख्वाह कितनी भी कम हो, अगर आपको रिश्वत नहीं लेनी तो आप नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये सही है कि लोक अभियोजक उस आदर्श का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो तो कोई भी नहीं कर रहा। डॉक्टर भी उस आदर्श का पालन नहीं कर रहे, मास्टर भी नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, लोक अभियोजक भी नहीं कर रहा। लेकिन सोचा यही गया कि लोक अभियोजक एक इंपार्शियल व्यक्ति होगा जो अभियोजन को समर्पित होगा। प्राइवेट पर्सन की लॉयल्टी ये संदिग्ध रहेगी हमेशा। आप कहेंगे प्राइवेट पर्सन बहुत अच्छे हो सकते, बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, और लोक अभियोजक भी प्राइवेट पर्सन ही है अंततः। लेकिन हमने कहा ना कि व्यक्ति में एक स्वाभाविक गुण होता है, जिसने उसे नियुक्त किया उसकी लॉयल्टी उसी के साथ होती है। एक सामान्य बात है, प्राइवेट पर्सन को उसका मुवक्किल अपॉइंट कर रहा है, मुवक्किल जो कहेगा वो करेगा, और मुवक्किल ने समझौता कर लिया अभियुक्तों से, अब वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा प्रोसिक्यूशन को, और सिर्फ समझौते से मुकदमा छूट जाएगा ये तो है नहीं, और अगर छूट भी जाएगा तो है तो ये न्याय की हत्या ही। तो भरसक प्रयास होना चाहिए कि इसके बाद भी सजा हो, और वो लोक अभियोजक ही कर सकता है। इसलिए यहां रखा गया कि लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन प्राइवेट पर्सन काम करेगा। वो ड्राइविंग सीट पर नहीं हो सकता, वो ये तय नहीं कर सकता कि व्हाट विल बी, ठीक है, डन टू प्रोसिक्यूट द अक्यूज, ये वो तय नहीं करेगा, ये लोक अभियोजक ही तय करेगा। हम किस गवाह को पेश नहीं करेंगे, हम किस गवाह को पेश करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे अपने मुकदमे को साबित करने के लिए, ये बिल्कुल प्राइवेट पर्सन तय नहीं करेगा। वो हमें सजेस्ट कर सकता है कि आप इसे बुलाओ, ये तथ्य साबित हो जाएगा। मान लीजिए, ठीक है, आदमी का दिमागी तो है, नहीं आ रहा, आप बताएं कि ये तथ्य साबित करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन आपकी बात मानने को हम बाध्य नहीं है। हालांकि केस ला आए हैं कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो प्राइवेट पर्सन ड्राइविंग सीट पर भी आ सकता है, क्योंकि अल्टीमेट ये बात जो रखी गई, जिस उद्देश्य के लिए रखी गई, वो उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए, और वो उद्देश्य क्या है, न्याय हो। तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा तो फिर ड्राइविंग सीट पर प्राइवेट पर्सन भी आ सकता है। लेकिन जब तक अनटिल एंड अनलेस वो अपना काम ठीक से कर रहा है तो आप ड्राइविंग सीट पर नहीं आ सकते। अक्सर जब, अब तो खैर ये स्थिति नहीं है कचहरी में,
लेकिन जब हम नए लोक अभियोजक हुए थे तो कई लोग कहते थे कि हम आर्गुमेंट करेंगे। तुम क्यों करोगे, तुम क्या करोगे, हम करेंगे, और अगर कुछ बचेगा तो बोलना, और नहीं तो कुछ नहीं करोगे, हम करेंगे, हम क्यों, तुम क्यों करोगे। और हम खुद ही करते थे। और कई तो जज भी आ जाते, वो कहते थे ना आपको नहीं सुनेंगे, ये बताएं ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि कंडक्ट तो ये करना है, ये बताएं इनको क्या कहना है। हम ना बोले, हम सारी बात ना रखें, तो आप बोलना। आप क्या खुद को ज्यादा काबिल समझते हो, हम नहीं बोल सकते भाई, हम कुछ छोड़ें, हम कुछ न बताएं, हम कुछ न कहें, तो आप बोलो। जब हम प्रॉपर्ली प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, आप क्यों बोलेंगे, और हक तो मेरा है। आप हमसे पहले कैसे बोल लेंगे, पहले तो हम ही बोलेंगे। हाँ, कई बार सीनियर्स होते हैं तो उनका रेस्पेक्ट और ऑनर होता है, तो कह देते हैं ठीक है आप कह लीजिए, ठीक है, लेकिन आप करेंगे निर्देश के अधीन। और इस निर्देश हम आपको दें ये भी जरूरी नहीं है। आप प्राइवेट पर्सन के रूप में आए और हम आपको परमिट ही कर दें स्वयं को असिस्ट करने के लिए, ये भी जरूरी नहीं है। हमें लग गया आप बिल्कुल नहीं, हमारे पक्ष में तो आए ही नहीं है, आप तो गड़बड़ करने के लिए ही आए हैं, तो हम असिस्ट भी हम बिल्कुल मना कर देंगे, नहीं जाइए हमारी शिकायत करिए। भाई आप शिकायत ही तो करोगे, हम आपको परमिट नहीं करेंगे। और इसके लिए न्यायालय हम पर दबाव भी नहीं बना सकता। न्यायालय को इससे कोई मतलब नहीं। आप पढ़ ले सेक्शन कहता है किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी न्यायालय में जिसमें वह मामला जांच विचारणा या अपील के अधीन है किसी लिखित प्राधिकार के बिना हाजिर हो सकता है और अभिवचन कर सकता है। किसी लिखित प्राधिकार के बिना हम कोई वकालतनामा नहीं देंगे, हम कोई, क्योंकि वकालतनामा अथॉरिटी लेटर है, हम वो फाइल नहीं करेंगे और बिना उसके ही हम अभिवचन करेंगे, ठीक है ना, हमें रोका नहीं जा सकता। उसके बाद किसी ऐसे मामले में यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए किसी अधिवक्ता को अनुदेश देता है, कोई प्राइवेट व्यक्ति, यानी वादी हो सकता है, कोई और हो सकता है, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी अधिवक्ता को मामले में अभियोजित करने के लिए अनुदेश देता है, तो मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक मामले का संचालन करेगा और ऐसे अनुदिष्ट अधिवक्ता उसमें लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन कार्य करेगा। ठीक है, न्यायालय की भूमिका कहीं नहीं है इसमें, ठीक है, न्यायालय तय नहीं कर सकता कि हम उन्हें स्वयं को सहायता देने के लिए निर्देश दे ही दें, ठीक है ना, इसका कोई वो नहीं है। हम नहीं दे रहे, आपको लगता है हम गलत कर रहे हैं तो हमारी जो बॉस हैं उनसे जाकर शिकायत करिए। हमारी बॉस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, जिले में, आप उनसे शिकायत करिए। और अगर वहां ये पाया जाएगा, ठीक है, कि आपको अनुदेश न देना ठीक था तो नहीं देंगे। प्राइमरली हमें कोई विवश नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहता है, और न्यायालय की अनुज्ञा से, यानी अभिवचन हम करेंगे तो हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये इस प्रकार अनुदिष्ट व्यक्ति, ये लिखित बहस 314 जो आगे हमने कई बार चर्चा किया, बाहर आने ही वाला है सेक्शन, उसमें प्रस्तुत ठीक है, करना चाहता है लिखित तर्क, तो उसे न्यायालय की परमिशन लेनी होगी। यानी प्राइवेट व्यक्ति सीधे आर्गुमेंट नहीं कर पाएगा, न करेगा, वो मामले का संचालक लोक अभियोजक ही करेगा। हां, अगर करना चाहता है तो लोक अभियोजक नहीं बल्कि न्यायालय की अनुज्ञा से मामले में लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकता है। ये 301। अब कहता है 302 यानी 339 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। किसी मामले की जांच या विचारणा करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, अब देखें यहां मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग है, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लिखा है, हाई कोर्ट नहीं लिखा है, न्यायालय नहीं लिखा है। न्यायालय लिखा होता तो सेक्शन 6 में वर्णित सारे न्यायालय आ गए होते।
स्पेसिफिकली कह दिया मजिस्ट्रेट। इसका मतलब 302 सिर्फ मजिस्ट्रेट के लिए है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के लिए। क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि यहां परमिशन देने की अधिकारिता मजिस्ट्रेट को दी गई है अभियोजन का संचालन करने के लिए किसी प्राइवेट पर्सन को भी, यानी प्राइवेट पर्सन भी न्यायालय की अनुज्ञा से, न्यायालय शब्द गलत, मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित होने वाले मामलों में अभियोजन का संचालन कर सकेगा। यह अनुज्ञा चूंकि 302 में मिली है, इसलिए मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि सेशन के समक्ष या उच्च न्यायालय के समक्ष जो मामले विचारित होंगे वे अत्यंत महत्व के होंगे। सेशन न्यायालय के समक्ष जितने विचारित होंगे बहुत सीरियस ऑफेंस, और उच्च न्यायालय किसी भी मामले का विचारण कर सकेगा, लेकिन साधारणतः उच्च न्यायालय किसी भी मामले का विचारण नहीं करता। अगर वो किसी मामले का विचारण करने का निर्णय कर रहा है, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि वो मामला बेहद महत्वपूर्ण है, और वहां किसी प्राइवेट पर्सन को अभियोजन का संचालन सौंप देना ये किसी भी दृष्टिकोण से युक्तिसंगत नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर सिर्फ मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया और यह कहा है कि लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक इन्हें छोड़ने के बाद किन्हीं अन्य व्यक्तियों को भी अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा मिल सकती है और वे भी अभियोजन का संचालन कर सकेंगे, लेकिन एक शर्त भी लगाई है, और वो शर्त यह लगाई कि अगर आप अभियोजन का संचालन पुलिस अधिकारी को दे रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट पर्सन को जब दे सकते हैं तो पुलिस अधिकारी को भी दे सकते हैं, तो उस पुलिस अधिकारी को नहीं देंगे जिसने मामले के अन्वेषण में भाग लिया था, किस मामले के, जो विचारण के अधीन है। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमने अभी चर्चा की कि आदमी जो कुछ भी करता है वो कितना भी गलत क्यों ना हो, वो उसे जस्टिफाई करने की प्रवृत्ति ये रखता है। चोर से भी पूछो चोरी क्यों की, तो वो उस 20 जस्टिफिकेशन गिना देगा कि इस वजह से की। गंदे से गंदा काम करो तो कार्य के कर्ता से जब आप कार्य के किए जाने के संबंध में औचित्य का सवाल पूछेंगे तो वो उसे औचित्यपूर्ण बता ही देगा। ये आदत है लोगों की। इसलिए अगर अन्वेषण अधिकारी स्वयं उस मामले में अभियोजन का संचालन करने के लिए आ जाएगा तो वो अपने अन्वेषण को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा, और जरूरी नहीं है कि उसका अन्वेषण ठीक ही हो, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है उसने सारे साक्षियों के कथन 161 में रिकॉर्ड किए हो। उसने जिसे ठीक समझा उसे रिकॉर्ड किए और असली सब छोड़ दिए और फर्जी फर्जी सब लिख लिए। वादी आया, उसने बताया कि श्याम भी थे, राम भी थे, कल्लू भी थे घटनास्थल पर, और राम श्याम कल्लू का बयान ही नहीं है 161 में। मटेरियलिस्टिक एविडेंस वही है। तो अन्वेषण अधिकारी महोदय अगर अभियोजन का संचालन कर रहे हैं तो राम श्याम कल्लू कभी बुलाए नहीं जाएंगे, और अगर अन्य व्यक्ति है तो वो 311 सीआरपीसी में एप्लीकेशन देगा और कहेगा राम श्याम और कल्लू बुलाओ, वो एविडेंस है, वो आई विटनेस है। और ये तो कोई कानून ही नहीं है कि आरोप पत्र में जितने साक्ष्यों का वर्णन अन्वेषण के दौरान साक्षी के रूप में पाए जाने के आधार पर कर दिया गया है सिर्फ वही प्रस्तुत होंगे। ये तो कोई कानून ही नहीं है, ठीक है। इसलिए यहां यह शर्त लगी है कि अन्वेषण में जिसने भाग लिया वो पुलिस अधिकारी अभियोजन का संचालन नहीं करेगा। और एक शर्त और लगी है कि पुलिस अधिकारी से अगर आप कराते हैं तो कम से कम निरीक्षक की पंक्ति का होना चाहिए, क्योंकि निरीक्षक की पंक्ति से जो निम्न पुलिस अधिकारी है, निरीक्षक में उप निरीक्षक शामिल होते हैं, उन्हें आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस इसमें से किसी का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उन्हें पढ़ी नहीं होती है। और यद्यपि इनने भी सिर्फ पढ़ी होती है,
या इसे यूं कहीं, इनने भी सिर्फ वैसे ही पढ़ी होती है जैसे आपने पढ़ी होती है। आपने भी तो पढ़ी होती है, ठीक है, कोई उन्हीं ने थोड़ी पढ़ी होती है। और आपको कितनी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस आ रहा होता है, उतना ही उन्हें आ रहा होता है। लेकिन फिर भी जो निरीक्षक की पंक्ति पर होता है उसे तब भी आ रहा होता है, बाकी को तो कुछ नहीं आ रहा होता है। अभी हमारे यहां एक इंस्पेक्टर साहब गवाही के लिए आए, तो हमने उनसे कहा कि जरा होश में गवाही दो। अंततः हमें यह कहना पड़ा कि आप होश में गवाही दो, आपकी नौकरी चली जाएगी। आप जो कह रहे हो ठीक है, खेल समझ रखा है, मजाक है ये। अभी हम आपको पक्षद्रोही घोषित करेंगे और आपसे करेंगे जिरह, अभी आपकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, होश की दवा करो और आराम से बैठ के पढ़ो और आराम से बैठ के जवाब दो। ठीक है, फिर खैर हम खुद खड़े हुए और लिखवाया जैसे तैसे। बाद में हमने उनसे कहा कि अब कहीं साक्ष्य देने जाना तो आराम से तैयारी कर लेना, ऐसे मत खड़े हो जाना, ये चली जाएगी दन नौकरी। हर जगह सरकारी वकील मेरे जैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उन्हें पता ही होगा कि कोई गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा उम्मीद की जाती है कि निरीक्षक की पंक्ति पर जो होगा उसे कम से कम आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस पता होगी और अभियोजन का नुकसान नहीं होगा। इसलिए इस सेक्शन में ऐसा लिखा है। देखिए क्या कहता है सेक्शन, किसी मामले की जांच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट ही करेगा, सेशन में लोक अभियोजक ही करेगा, और लोक अभियोजक हमेशा 7 साल ठीक है मिनिमम प्रैक्टिस कर चुका होगा। ठीक है ना, वहां लोक अभियोजक ही, वहां कोई झंझट नहीं है। किसी मामले की जांच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट निरीक्षक की पंक्ति के नीचे के पुलिस अधिकारी से भिन्न, निरीक्षक की पंक्ति के नीचे के पुलिस अधिकारी से भिन्न, यानी मिनिमम निरीक्षक, उसके ऊपर कोई हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन के संचालित किए जाने की अनुज्ञा दे सकता है, किंतु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी अनुमति के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगा। ठीक है ना, कहता है कि पुलिस अधिकारी को अगर दे रहा है तो निरीक्षक की पंक्ति के से अनिम्न को नहीं देगा। महाधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, उन्हें तो अनुमति की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे रहा है तो वो भी मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही लोक अभियोजन का ठीक है अभियोजन का संचालन करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, परंतु यदि पुलिस के किसी अधिकारी ने उस अपराध के अन्वेषण में जिसके बारे में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है भाग लिया है तो अभियोजन का संचालन करने की उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। ठीक है, सबसेक्शन 2 कहता है अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या अधिवक्ता द्वारा ऐसा कर सकता है। एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन में डू सो पर्सनली और बाय एन एडवोकेट। ठीक है, जो अभियोजन का संचालन कर रहा है वो स्वयं कर सकता है, यानी हम स्वयं कर सकते हैं, या कोई अधिवक्ता आ गया तो हम उससे भी करा सकते हैं। ठीक है, ये स्थिति रहेगी आपका। और अभियोजन का संचालन करने वाले हम नहीं है, नहीं सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक नहीं, प्राइवेट पर्सन है और मजिस्ट्रेट से अनुमति मिल चुकी है तो वो भी चाहे तो एडवोकेट से करा सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अनुमति दी है तो फिर कुछ सोच समझ के ही दी होगी, ऐसा अनुमान किया जाता है। तो ये आपका समाप्त हुआ। ठीक है।